स्वागत है आपका बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन राज्यसभा में एचआरडी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के बयान पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। राज्यसभा में चर्चा के दौरान नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने यह कहते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया कि मॉब लिंचिंग की ताजा घटनाएं हो या हालिया दंगे, सब में बीजेपी से जुड़े संगठनों का नाम सामने आ रहा है और यही नई बात है। पुरानी मॉब लिंचिंग और इस दौर में जो मॉब लिंचिंग हो रही है उसमें जावड़ेकर का कहना था कि लिंचिंग और हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार को बदनाम कर रही है और दरअसल कांग्रेस के कारण ही पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब हो रही है। उधर बीजेपी के एसोसिएट संगठन वीएचपी ने पीएम मोदी की सलाह और चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए गौरक्षा और लव जिहाद रोकने के लिए 5000 लड़ाकों की धर्म सेना बनाने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि मॉब लिंचिंग के नाम पर देश को बदनाम कर कौन रहा है। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। गौ स्मगलिंग और लव जिहाद रोकने के लिए वीएचपी बनाएगी 5000 कमांडो। मॉब लिंचिंग के नाम पर मुल्क को बदनाम कौन कर रहा है? गुजरात के गांधीनगर में नाबालिग बच्चों समेत 600 नौजवानों को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जानिब से त्रिशूल चलाने की तरबियत दी गई। ये प्रोग्राम गुजरात के कलवल इलाके में मुनक्किद हुआ था। वीएचपी जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन का कहना है कि गौ खुशी रोकने के लिए पूरे गुजरात में 6 लाख लोगों को त्रिशूल और लाठी डंडों की तरबियत दी गई और अब विश्व हिंदू परिषद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 5000 कमांडो तैयार कर रही है। वहीं इस मामले में कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल का कहना है कि बीजेपी गौरक्षा के नाम पर मुल्क में फसाद बर्पा करना चाहती है। गौ रक्षक सेना आज 14 प्रदेशों में काम कर रही है, 2700, और ये कहते हैं ये सब रिलीजियस सोल्जर्स हैं, धर्म के सोल्जर्स हैं, और ये रिक्रूट कर किए जा रहे हैं वीएचपी के द्वारा। और इनमें कौन ट्रेनिंग दे रहा है, किसको ट्रेनिंग दे रहा है, कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है? बजरंग दल के लोग ट्रेनिंग देते हैं। मॉब लिंचिंग मामले में बीजेपी लीडर प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में बयान देते हुए कहा कि मॉब लिंचिंग करने वालों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। यानी एक तरफ बीजेपी मजम्मत तो वहीं दूसरी जानिब बीजेपी की हलीफ जमात की ट्रेनिंग, दो अलग अलग बातें हैं। किसी भी तरह से मॉब वायलेंस में लिंचिंग करके किसी की हत्या करना सबसे जघन्य अपराध है और उसको कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये मानवता के खिलाफ अपराध है। कोई लिंचिंग जैसी घटना होती है, किसी हर एक की बहुत कड़ी शब्दों में केवल निंदा ही नहीं करनी चाहिए, ये हमारे देश में नहीं होना चाहिए। एक पॉलिटिकल कोने से और पॉलिटिकल दृष्टिकोण से इस विषय पर बहस नहीं होनी चाहिए और भारत को बदनाम नहीं करना चाहिए। मॉब लिंचिंग मामले में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मुल्क में तशद्दुद और मॉब लिंचिंग बीजेपी से जुड़े लोग कर रहे हैं और ये मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। जितनी सरकारों में जो भी दंगे हुए उसमें आपके परिवार ही पाए गए, कोई नहीं पाया गया, चाहे किसी की सरकार हो, लेकिन वही लोग पाए गए, आपके परिवार का कोई न कोई इस आदमी था जिसने दंगे शुरू करवाए। हमने उस आदर पर नहीं लेना चाहते और हमें कहेंगे भारत को बदनाम करेंगे। इस भारत को बनाने वाले ये हैं, आप नहीं थे, आप अंग्रेजों के साथ थे उस वक्त। पार्टी और हुकूमत को दोहरी पॉलिसी, हिंदुत्व के एजेंडे को नाफिज करने की कोशिश, विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल को मॉब लिंचिंग के लिए ट्रेनिंग की छूट, ये वो चीजें हैं जो मॉब लिंचिंग के नाम पर मुल्क को बदनाम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो मॉब लिंचिंग के नाम पर देश को बदनाम कर कौन रहा है, यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कमलाकर त्रिपाठी साहब मौजूद हैं, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। तुहिन सिन्हा साहब स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विजय शंकर तिवारी जी नेशनल स्पोक्स पर्सन विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के, वो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा सुनील सिंह यादव साहब स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के, लखनऊ से मेरे साथ मौजूद हैं। मौलाना सुफियान निजामी साहब जो कि प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन है दारुल उलूम फिरंगी महल के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और शहजाद पूनावाला साहब जो बतौर एक्टिविस्ट लॉयर आज हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं, वैसे कांग्रेस के युवा लीडर भी हैं और आज वो बतौर एक्टिविस्ट इसलिए इस डिबेट का हिस्सा हैं क्योंकि आज ही मॉब लिंचिंग के मामले पर जो उन्होंने पीआईएल दायर की थी उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी थी। तो इन पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी यह आरोप लगा रही है कि
जितने भी केसेस मॉब लिंचिंग के सामने आ रहे हैं, चाहे वो गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी हो रही हो या फिर दूसरे मामलों में जिसमें एक धर्म विशेष को निशाना बनाया जा रहा है, बीजेपी या उसके एसोसिएट संगठन वीएचपी और बजरंग दल की तरफ इशारा है, उससे जुड़े हुए लोगों का नाम सामने आ रहा है। और यही सबसे नई बात है कि एक खास विचारधारा है इसके पीछे, इस मॉब लिंचिंग के पीछे। मानते हैं आप? देखिए, कांग्रेस जो है वो जो कहना चाहती है उसको कहने दीजिए। पहले मैं अपने तरीके से इस पूरे सिचुएशन को परिप्रेक्ष्य में रख दूं। जी देखिए, प्रधानमंत्री ने इसकी कड़ी निंदा की है और गौ रक्षक के खिलाफ उन्होंने बयान दिया है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आपको मार्च 2016 की एक इंसिडेंट याद हो जो दिल्ली के विकासपुरी में जो घटना घटी थी, एक डॉक्टर नारंग डेंटिस्ट थे, वो अपने गार्डन में होली के पहले दिन अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे और जो बॉल था वो सड़क पे गई और 3 लोग जो बाइक से जा रहे थे उन्होंने कहा कि आप जरा ढंग से बाइक चलाइए, इस तरह से मत चलाइए। और आधे घंटे बाद वो 3 लोग जो है और 4-5 लोग को लाकर उनकी हत्या हो गई। ये जो लोग जो मारे थे वो जिन्होंने उन्हें मारा था वो मुसलमान थे, डॉक्टर नारंग हिंदू थे। तब क्या किसी ने ये प्रश्न उठाया था कि एक हिंदू को इस तरह से लिंच किया गया? आज जो है केरला में पिछले 2 सालों में 200 लोगों की 200 आरएसएस एक्टिविस्ट की हत्या हुई है। तब क्या ये बात आती है कि हिंदुओं को मारा जा रहा है? हमारे लिए हर हिंसा जो है वो देश को शर्मसार करती है और हिंसा के हम खिलाफ है और ये एक स्टेट सब्जेक्ट है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि स्टेट्स को इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आज जो बुरी बात ये हो रही है कि एक नैरेटिव जो है बड़ी मैनिपुलेटिव तरीके से बनाया जा रहा है जिसमें वही इंसिडेंट्स को का प्रचार किया जा रहा है जिसमें गौरक्षक इन्वॉल्व है। गौरक्षक को आप जो है वो एक कोई भी वायलेंस हमारे लिए बुरा है, लेकिन वो तो एक रोड रेज का वायलेंस उतना ही बुरा है। उसको एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से अलग करके आप क्यों देख रहे हैं? क्या आपके पास जो पिछले 3 महीने में जो डेटा है, आपको कहीं भी ऐसा लगा है कि लॉ एंड ऑर्डर ने अपना काम नहीं किया है या कानून को अपना काम नहीं करने दिया गया है? या ये तो आप अपनी नैरेटिव तय कर रहे हैं, हम हिंसा के खिलाफ है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आप ये जो है नैरेटिव को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है सुनील सिंह या साजन, मैं आपसे इसका जवाब चाहूंगा क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बार बार जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो एक वर्ड यूज किया जाता है, भगवा आतंकवाद। ये वर्ड बार बार यूज किया जाता है। क्या आप लोग भी कहीं ना कहीं अपनी पॉलिटिक्स के वजह से सेलेक्टिव हो रहे हैं? ये सेलेक्टिव आउटरीच है क्या? नहीं, देखिए सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि लिंचिंग किसी के साथ हो, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो वो गलत है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी है, हमने तो कई बार कहा, कई डिबेटों में कहा, मैं आपके कार्यक्रम में पूछना चाहता हूं, 3 साल से अधिक की सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो गई। गाय की बात करते हैं, गौरक्षक की बात करते हैं, ये लोग बता दें कि पूरे देश में इन्होंने कितने गौशाला बनवाए। दूसरा कि इन्होंने जितनी बूढ़ी गाय हो जाती हैं उनके रखने की कौन सी व्यवस्था की। और जो देश में मैं कह रहा हूं कि भगवा गौछा डाल के गौरक्षक के नाम पर, आप उसको भगवा आतंकवाद मत कहिए, लेकिन भगवा आतंक तो कहेंगे। ये जो भगवा आतंक है तो इनको फंडिंग कौन कर रहा है? हर जिले में आज भी इन्होंने कहा कि हमने भर्ती कर ली, 5000 की भर्ती कर ली। अब इनको कमांडो बोल रहे हैं, इनको त्रिशूल चलाने की इजाजत है, इनको ट्रेनिंग दी जा रही। ये किससे लड़ेंगे? मैं कह रहा हूं ये सीमाओं पर खड़े होकर के लड़ने जा रहे हैं या इसी देश में हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई, ये किससे लड़ेंगे? मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को एक चीज बिल्कुल क्लियर समझ में आ जानी चाहिए, उनको समझना चाहिए, ये देश साझा सियासत से चलेगी, साझी संस्कृति से चलेगी, साझी सभ्यता से चलेगी और सबको लेकर के अगर आप चल सकते हो तब ये देश आगे चलेगा। नहीं तो आपका इतिहास कौन नहीं जानता, आरएसएस का इतिहास कौन नहीं जानता। जब पूरा देश आजादी के लिए लड़ रहा था तो यही आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ थे। तिवारी यहां पर मौजूद हैं, वो इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। विजय शंकर जी इसका जवाब दीजिए। सुनील सिंह साहब का, समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि इसे भगवा आतंकवाद क्यों कहें, वो एक अलग डिबेट है,
क्योंकि हम ये मानते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक कोई अगर व्यक्ति है और वो आतंकवाद कर रहा है तो उसके मजहब को नहीं देखना चाहिए। लेकिन बात यहां पर तब उठती है, सवाल तब उठते हैं जब आप खुलेआम ये ऐलान करते हैं यूपी के अलीगढ़ में बाकायदा एक बड़ी जनसभा करके कि हम 5000 धार्मिक सैनिकों को रिक्रूट करने जा रहे हैं, 1 सितंबर से इसकी शुरुआत हो जाएगी और बजरंग दल के ट्रेंड कमांडो टाइप की उनकी ट्रेनिंग होगी और उनको सड़कों पर उतार दिया जाएगा। अभी क्या मॉब लिंचिंग की घटनाएं कम हो रही हैं, गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी कम हो रही है कि अब आप 5000 और लोगों को उतारने जा रहे हैं? समीर जी, कमरे के अंदर जब 4 लोग कोई तय करते हैं, वहां से शब्द बढ़ते 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 जब मीडिया तक आता है तो वो इतना बड़ा हो जाता है और वही यहां दिखाई पड़ रहा है। कैसे? शायद लोगों को पता नहीं है बजरंग दल की कार्य पद्धति क्या है, बजरंग दल संगठन क्या है, क्या काम करता है, लोगों को पता ही नहीं है। बजरंग दल हर 3 वर्ष में अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाता है। हाँ। तो वो संख्या हर पार्टी बढ़ाती है, हर संस्था बढ़ाती है, हर जो भी जमीन पर समाज के लिए काम कर रहा है, ऐसा कोई भी संगठन नहीं है जो अपनी संख्या नहीं बढ़ाता है। तो चूंकि संगठन है, बजरंग दल अखिल भारतीय संगठन है, वो अखिल भारतीय संगठन अपनी बैठकें करता है, अपनी मीटिंग्स करता है, उस मीटिंग में अपनी रणनीति ये तय करता है कि हमें अपने को विस्तार देना है। उस विस्तार ना संगठन का विस्तार कीजिए ना, आप कौन रोक रहा है? लेकिन यहां पर तो आप धार्मिक सेना, एक पुलिस और सेना के समकक्ष एक धार्मिक सेना खड़ी करने की बात कर रहे हैं। आप सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं इस देश की सरकार को। नहीं, एक बार समीर जी, धार्मिक सेना शब्द नहीं प्रयोग होता है कहीं हमारे यहाँ। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को और सदस्यों को बढ़ाना और हम धार्मिक, सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, नहीं अब आप सुन लीजिए, आपके जो विभागीय प्रमुख हैं, विश्व हिंदू परिषद के अलीगढ़ के विभागीय प्रमुख आपके अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया की मौजूदगी में यह बयान देते हैं। उनका बयान मैं कोट कर देता हूं। वो कहते हैं कि अलीगढ़ जिले में 5000 धार्मिक सैनिकों की भर्ती की जाएगी, जिसके लिए केवल बजरंग दल के कार्यकर्ता ही पात्र होंगे। शौर्य प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है और ये सैनिक गाय तस्करी और लव जिहाद को रोकने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर ये उनका बयान है। तो धार्मिक सेना की बात कौन कर रहा है? मीडिया कर रहा है। एक मिनट, जब समाजवादी पार्टी अपनी सपा सेना तैयार करती है, उसमें भी सेना शब्द का प्रयोग करते हैं। हाँ। तो आप मुझे, और जब हमारे कमलाकर जी बैठे हैं, इनके यहाँ भी जो नौइकों की पार्टी तैयार होती है, उसका क्या नाम देते हैं? तो सेना बन जाती है क्या? वो सेना नहीं बनती है। सेना नहीं बनती है। विजय तिवारी जी गलत बात न करिए। हमारे जितने आनुषंगिक संगठन भी हैं, आप कांग्रेस है, NSUI है, ठीक है पाटिल जी, मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा विजय शंकर जी, बुला लीजिए। जब इस प्रकार की पार्टियां भी कोई इस प्रकार की नौइकों की तैयारी करते हैं, उनको भर्ती करते हैं, तो सेना नहीं बन जाती है। सेना तो अपने स्थान पर रहती है, लेकिन इस प्रकार के विशेषणों का प्रयोग आमतौर पर समाज में होता है। लेकिन एक बात जो आपने कही कि हम करेंगे क्या, तो निश्चित तौर पर गोरक्षकों के रूप में काम करेंगे। वो लव जिहाद को रोकेंगे जो समाज में फैला हुआ है, ये काम तो वो करेंगे। आपके पास क्या पावर है, आपके पास क्या अधिकार है, कैसे रोक ले लेंगे? देखो, गौरक्षक जो है वो तो गुंडागर्दी करेंगे ना फिर रोकने के लिए। कर जी यार, थोड़ा शांत रह लिया करो भाई। आप अपने जब आप नहीं, हम अजीब बात नहीं कर रहे हैं, हम अजीब बात नहीं कर रहे। अजीब बात करने के लिए उन्होंने बुलाया। अगर आपने अजीब बात करने के लिए बुलाया तो बात नहीं कर। आप मेरे अगर अजीब बात करने के लिए बुलाया, एक मिनट कमलाकर जी, आप शोर इतना मचाते हैं कमलाकर, अगर आप शोर मचाएंगे तो एक भी शब्द नहीं बोल पाएंगे। आप एक भी शब्द नहीं बोल पाएंगे, एक भी शब्द नहीं बोल पाएंगे। समीर जी, एक भी शब्द नहीं बोल पाएंगे इनको, एक भी शब्द नहीं बोल पाएंगे आप। अगर आप एक भी शब्द नहीं बोल पाएंगे, एक भी शब्द नहीं बोल पाएंगे, वक्त बर्बाद हो जाएगा ऐसे में। एक भी शब्द नहीं बोल पाएंगे, त्रिपाठी जी प्लीज, मैं आऊंगा, मैं इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। एक मिनट त्रिपाठी जी, नहीं ऐसे नहीं, जवाब दे रहा हूं। नहीं, मैं अभी सवाल विजय शंकर जी से, जब आपसे बात करने बात आएगी, विजय जी बीच में क्यों टोक रहे हैं? ठीक है विजय जी, आप बीच में क्यों टोक रहे हैं? आप बीच में क्यों टोक रहे हैं? अरे ऐसे वक्त ना बर्बाद कीजिए। आपकी आदत टोकने की, 70 साल में जो आपने अत्याचार किए देश में, वो उजागर नहीं हो, इसलिए टोक रहे हैं आप। चलिए ठीक है विजय जी, देखो मैं ये बात कर रहा हूं कि बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं हमारे, ये हमारा युवा एक वर्ग है, युवा हमारी वाहिनी है, हमारी युवा संगठन है, और वो जो काम कर रहा है, मैंने आपको कहा ना, गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी भी तो यही लोग कर रहे हैं ना, उनको आप रोक नहीं रहे। एक बात,
भगवा पटका डाल करके नसीहत दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, उसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं, ये भी तो बात है ना। भगवा पटका डाल करके कोई गौरक्षक नहीं बन जाता। भगवा पटका डाल करके कोई बजरंग दल का कार्यकर्ता नहीं बनता है। आप किसी कपड़े की दुकान में चले जाइए, थानों भगवा कपड़े मिल जाएंगे, और कोई भी डाल करके ये कहेगा मैं बजरंग दल का हूं, उसको बजरंग दल के साथ शामिल कर लेंगे क्या आप? बजरंग दल के लोग सेवा का काम करते हैं, सुरक्षा का काम करते हैं। जो आपने कहा कि संवैधानिक पद अपने आप ले लेंगे क्या, तो देश भर के सारे एनजीओ आपको बंद करने पड़ेंगे। एनजीओ क्या काम कर रहे हैं? समाज के बीच में काम करते हैं ना। चलिए ठीक है, वो कितना वो काम जो है वो नजर भी आ रहा है। कमलाकर त्रिपाठी साहब, ये बताइए कि देश को मॉब लिंचिंग की घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाकर देश को बदनाम कर कौन रहा है? कांग्रेस पार्टी कर रही है क्या ये काम? क्योंकि बीजेपी तो सीधे सीधे ये कह रही है, प्रकाश जावड़ेकर साहब का संसद में जो बयान है वो ये है कि आप लोगों ने ऐसी तस्वीर पेश कर दी है मॉब लिंचिंग की घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाकर कि देश बदनाम हो रहा है। नहीं, दिखाता कौन है ये बता दीजिए समीर भाई। ये तो सीधे सीधे अटैक आपके ऊपर है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। वो इसके पहले भी प्रेस को गैग करने का काम कर चुके हैं। और संसद की बहस का जिक्र हो रहा था, गुलाम नबी आजाद साहब ने जिक्र किया इन घटनाओं का, और उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी के लोग इसमें मुलव्विस हैं। एकदम है, उस पर उनका रिएक्शन एकदम है। और एक बात मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की जा रही है, और 2 बार करते हैं। ये वो प्रधानमंत्री हैं जो ओवरनाइट नोटबंदी लागू कर सकते हैं। ये वो प्रधानमंत्री हैं जो जीएसटी लागू कर देते हैं और उन स्टेट्स मान लेती हैं। और इनके ये कहने के बाद भी इन राज्यों में जो बीजेपी रूल स्टेट्स हैं, सबसे ज्यादा गोरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में यही हुई हैं। और मैं आपको बताऊं, जो नॉर्मल मॉब लिंचिंग है या रोड रेज की अभी बात कर रहे थे हमारे बीजेपी की प्रवक्ता महोदय, मैं 2 चीज में अंतर बता दूं समीर भाई। एक क्राइम का नेचर होता है जो पर्सनल रेज या पर्सनल बेनिफिट 2 कारणों से होता है। या तो बदला लेने के लिए होता है, 2-3 तरह की चीजें हैं जिसमें ये बातें आती हैं। लेकिन जब कोई क्राइम स्टेट स्पॉन्सर्ड हो जाता है, स्टेट बैक्ड हो जाता है, जहां पर लोगों के व्यक्तिगत इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है या पर्सनल रेजेस इन्वॉल्व नहीं है। रोड रेज में किसी से झगड़ा हुआ, एक घटना हो गई, ये एक अलग किस्म का वो है। तो ये किस्म की है, ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है ये किस किस्म की आपके साथ? ये पूरी तरह से गोरक्षा के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, अभी अलीगढ़ से लेकर के सहारनपुर से लेकर के हर जगह लोगों के घरों में घुस करके बाहर निकाल करके किया गया। जो दादरी की घटना हुई उसमें रात में अचानक लोग जुट करके लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट होता है और लोग घेर करके करते हैं। ये कौन लोग कर रहे हैं और इसका बेनिफिट किसको है? तो एक खास तरह की विचारधारा, एक खास तरह की आइडियोलॉजी इसके पीछे आप ये कह रहे हैं। ठीक है शहजाद पूनावाला, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप लगातार मॉब लिंचिंग के खिलाफ आंदोलन आपने छेड़ा हुआ है, तहसीन पूनावाला भी इसमें आपके साथ है। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, आज जब आपकी पीआईएल पर सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का रुख क्या था? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं सिविल सोसाइटी भी इस मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रही है, सड़क पर उतर रही है। सरकार क्या नींद से जागी है इस मुद्दे पर? मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पहली बार हम लोगों को, तहसीन और मुझे ये आइडिया आया कि हमें याचिका दायर करनी चाहिए, वो तब आया जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि गौरक्षा के नाम पे 80% लोग गोरखधंधा कर रहे हैं। तो हमको ये आइडिया आया कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाए और जो मोदी जी 80% गोरखधंधा करने वाले लोगों के बारे में बात कर रहे हैं उन पे कानूनी कार्रवाई कराएं और मोदी जी के काम को आसान करें। फिर ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि हाँ मोदी जी सही कह रहे हैं, ये तो गुंडागर्दी है, और उन्होंने नोटिस जारी की। तमाम देश के किसी भी राज्य को नोटिस दे सकते थे, उन्होंने 5 भाजपा शासित राज्यों को नोटिस दिया और कर्नाटक राज्य को नोटिस दिया। फिर उसके बाद नोटिसों के जवाब में सिर्फ कर्नाटक राज्य ने जवाब दिया और कहा कि हम इसके साथ नहीं है, ये गुंडागर्दी है, हम इसके खिलाफ है। और आज तक केंद्र की सरकार ने या भाजपा के किसी सरकार ने, हालांकि मोदी जी ने कहा है
फिर भी वो कार्रवाई नहीं कर रहे। 2 बार और मोदी जी ने कह दिया, तो आज सुप्रीम कोर्ट बड़े गुस्से में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को हम कह रहे हैं कि वो नोटिस दे, नोटिस का जवाब दे। ये गौ गुंडागर्दी, गौ आतंक जो चल रहा है, गौ सेवा अलग है, गौ आतंक जो चल रहा है उसके ऊपर कार्रवाई करे, और जो सोशल मीडिया पे गंदा मटेरियल, जो वायलेंस का मटेरियल है, उसको हटाए। मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त है, तहसीन और मैं ये भी मांग कर रहे हैं कि एक कानून आए जिसमें हिंदू की लिंचिंग हो, मुस्लिम की लिंचिंग हो, आयूब पंडित की लिंचिंग हो, रविंद्र की लिंचिंग हो या जुनैद की लिंचिंग हो, सबके खिलाफ जो लिंचिंग करने वाली भीड़ है उसके खिलाफ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई हो। पर इसके ऊपर भाजपा वाले क्यों डर रहे हैं? इसके लिए भाजपा वाले साथ में क्यों नहीं आ रहे? क्या ये लिंचिंग करने वाले उनके हैं? इनके आरएसएस वाले अगर केरला में लिंच होंगे तो ये हमारे कानून से बचेंगे, ये हमारी पीआईएल से बचेंगे। तो क्यों डर रहे हैं ये लोग? क्या रुख पेश किया सरकार की तरफ से? हाँ, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि गौ आतंक के नाम पे चल रही ये विजिलेंटिज्म है, जो गौ गुंडागर्दी है, हम इसके पक्ष में नहीं हैं। तो हमने इनसे कहा कि ये हुस्न अफरोजी की खोखले शब्दों की आपकी जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री ने कह दिया है, अब करने की बारी है, वॉक द टॉक करने की बारी है। तो इसीलिए हमने उनसे ये कहा ना कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए स्टेट 4 हफ्तों में कार्रवाई करिए, और 4 हफ्ते, हाँ, स्टेट गवर्नमेंट उन्होंने कहा जिम्मेदार है, पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी उनको कहा आप जवाब दीजिए, क्योंकि दिल्ली में जो घटनाएं हो रही है उसके लिए केंद्र जिम्मेदार है, पुलिस उनकी है, और कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली करना यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, मोदी जी की जिम्मेदारी है, वो भाग नहीं सकते उससे। ठीक है, ठीक है। मौलाना सुफियान निजामी, ये मॉब लिंचिंग की घटनाएं जो जिस बात का जिक्र शहजाद कर रहे हैं कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सबके लिए एक ऐसा कड़ा कानून बनना चाहिए, जैसा कि आज असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं उन्होंने भी ये मांग की है कि स्पेशल कोर्ट सेट की जाए, ऐसे मॉब लिंचिंग की घटनाओं की वहां पर त्वरित सुनवाई की जाए। आप इसको इसी तरह से देखते हैं, या फिर आपको यह लगता है कि एक धर्म विशेष के खिलाफ यह गुंडागर्दी जानबूझकर एक आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए की जा रही है? क्योंकि पिछले दिनों एक डेटा भी हमारे सामने आया था और उसमें यह बताया गया था कि जो पिछले दिनों जो 63 घटनाएं हुई उसमें से 57% जो थे, जो ज्यादातर थे पीड़ित लोग, वो मुस्लिम कम्युनिटी के थे। तो इसे क्या इस लिहाज से भी देखना चाहिए, या फिर आप भी यही मांग करेंगे कि एक ऐसा कड़ा कानून आए, वो चाहे कोई भी धर्म के लोग हों, जिसके साथ भी मॉब लिंचिंग हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, यह तय किया जाए? देखिए सबीर भाई, सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि ये भी जो भी घटना हो रही है गाय के नाम पर, उसका कहीं से भी गाय रक्षा से उसका ताल्लुक नहीं है। आपने अभी देखा होगा कि जब पहलू खान को मारा गया तो उसका एक ड्राइवर था जो हिंदू था, और जो भीड़ थी उसने उस ड्राइवर को छोड़ दिया और पहलू खान पर हमला कर दिया। अगर गाय रक्षा का ये सवाल होता या इन लोगों की जो फिक्र है गौ रक्षा पे होती, गाय की हिफाजत पे होती, तो मुझे लगता है कि हरियाणा में जो 40 और 45 और राजस्थान में इसी तरीके की जो गाय मरी हैं गौशाला के अंदर, उस पर इनको ज़्यादा फिक्रमंद होना पड़ता। मैं सीधा सवाल ये कह रहा हूं कि ये जो जहर घोला जा रहा है हमारे समाज के अंदर, हमारी कम्युनिटी और मुआशरे के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ उसी का नतीजा है। आप 5000 लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि साहब ये जो दुश्मन है सामने, जो राष्ट्रद्रोही हैं, जिनकी खास शक्लें हैं, जिनके खास लिबास हैं, आप सिर्फ उनको टारगेट करें। अगर वो कोई काम करते हैं और आपके सामने उसकी इत्तला आती है तो आप उनको मार दें, आप उनको त्रिशूल की ट्रेनिंग दें, आप उनको भाले की ट्रेनिंग दें। तो मुझे लगता है कि ये जो सिस्टम है हमारा ना, आप इससे बिल्कुल अलग एक सिस्टम बनाना चाह रहे हैं। आप पहली बात तो ये है कि कानून व्यवस्था पर हमारी जो आईन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आप इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, हमें इस कानून पर भरोसा नहीं है और हम 5000 या 10,000 लोगों की अलग वो सेना तैयार करेंगे जो हमारे धर्म की बुनियादी उसूलों की हिफाजत करेगी। और मुझे हैरत ये होती है कि विजय शंकर तिवारी साहब जैसे लोग इसमें मुलव्विस हैं और इसकी निंदा नहीं करते हैं। आपने देखा कि जो भी वाकयात हुए हैं वो वाकयात कोई इंसिडेंट नहीं हुए, वो वाकयात कोई ऐसे नहीं हुए कि साहब रोड पे जा रहा है उसको पकड़ के, एक सोची समझी साजिश होती है, एक जहर होता है
जो हमारे मुआशरे के अंदर घोला जाता है। और फिर कोई शख्स देखता है कि अगर कोई गाय को खरीद कर ले जा रहा है और उसका कारोबार करने के लिए भी अगर वो मुसलमान होता है तो उससे यह नहीं पूछा जाता है कि तुम गाय किस लिए ले जा रहे हो, बल्कि उसको पकड़ा जाता है। अखलाक से लेकर पहलू खान और फिर पहलू खान से लेकर जुनैद तक और फिर मुजफ्फरनगर जितने भी वाकयात हुए हैं 97% उन वाकयात में जिनको मारा गया है वो मुसलमान हैं। तो मैं क्यों ना कहूं कि विजय शंकर तिवारी साहब और जो इनकी संस्थाएं हैं वो सिर्फ बुनियादी तौर पर एक जहर घोल रही हैं कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान किस तरह जहर पैदा हो जाए, किस तरह उनके अंदर तफरीक पैदा हो जाए और गौ रक्षा के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जाए और उस खास कम्युनिटी को टारगेट करने में पीछे से जो बैकअप दिया जा रहा है वो हमारी विजय शंकर जी इस बात का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं 97% लोग जो पीड़ित लोग हैं वो मुस्लिम हैं और जो डेटा हमारे सामने है वो भी तकरीबन ऐसा ही है। 63 मामले पेश हुए पिछले एक साल में, 28 लोग मारे गए, मरने वालों में 24 मुस्लिम थे। लेकिन ये जो चीजें लगातार हो रही हैं, एक खास तरह की आइडियोलॉजी को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और हिंसा के लिए उकसाने की जो कोशिश है वो आपको नहीं लगता कि सबसे ज्यादा खतरनाक है? इससे तो समाज डिवाइड होगा। एक मिनट समीर जी, इन्होंने स्वीकार कर लिया कि इतने % लोग गौ तस्करी करते हैं। इतने लोग ये कहां से पता चला? नहीं, उन्होंने कहा ना 57% लोग वही लोग मारे गए जो मुस्लिम हैं। नहीं, ये सारे लोग गौ रक्षा से जुड़े हुए मामलों में नहीं मारे गए। एक मिनट तमाम तरह की मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं उसमें जुनैद का इंसिडेंट भी शामिल है, पहलू खान का भी शामिल है। समीर जी, कम से कम विजय शंकर जी कम से कम तो आपको ध्यान बात को समझिए और उसके बाद जवाब दीजिए। मैंने ये नहीं कहा है गौ तस्करी, आप असल में मुद्दे को कहीं और ले जाना चाहते हैं। जब आप फंसे हुए नजर आते हैं तो आप मुद्दे को उसने सामने आपको बताया आप लोगों को बहुत हमने मारा। निजामी साहब जवाब सुन लीजिए अब, निजामी साहब जवाब सुन लीजिए अब जी। जुनैद की एक घटना इन्होंने बताई। जुनैद के मारने वाले ने सीधे स्वीकार कर लिया कि पहले हमें पीटा गया, इनके लोगों ने हमें पीटा, मैं कहता रहा कि अगर पीटोगे तो हम मार देंगे, उसने मार दिया। इसमें गाय के मांस का कोई मामला नहीं, गौरक्षा का कोई मामला नहीं। तो ऐसा फेक मजहब को लेकर टारगेट तो किया गया था ना वहां पर जो लोग मौजूद थे समीर जी, उन्होंने ये स्वीकारा। समीर जी उसने खुद कहा कि हमने मारा है, लेकिन इन लोगों ने पहले मुझे पीटा है और अपने बचाव में मैंने मारा है। नहीं तो आप तो इस पर जवाब दीजिए ना। 5000 लोग जो ट्रेंड आप कर रहे हैं ये तो हिंसा ही करेंगे ना फिर। समीर जी इसका मतलब ये कमांडो ट्रेनिंग लेकर घर में ये शांति की बात तो नहीं करेंगे, ये तो सड़क पर जाकर हिंसा ही करेंगे। समीर जी बजरंग दल के लोग हिंसा नहीं करते हैं, सेवा और सुरक्षा काम करते हैं। अच्छा। और ये आज पहली बार से नहीं है, हमारा वर्षों पुराना संगठन है। आज तक इस प्रकार की कोई हिंसा की घटनाएं इनके माध्यम से नहीं आई है। ये इनको बदनाम करने का एक षड्यंत्र जो है हिसार में ही घटना हुई थी, हिसार में ही घटना हुई थी, मैं बता रहा हूं जहां पर एक मौलवी को मस्जिद से बाहर निकाल के पीटा गया। एक मिनट समीर जी वो भी बता देता हूं। वो जब अनंतनाग में काम हुआ, जो हमारे श्रद्धालु मारे गए, उसका प्रोटेस्ट था, बिल्कुल लोग मस्जिद के सामने से निकल रहे थे, वहां उनके ऊपर फप्तियां किसी गई। इसके बाद उन्होंने कहा कि भारत माता की जय बोलिए, वीडियो भी हमने दिखाया था। उसके बाद आगरा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हाथ में त्रिशूल लेकर जो प्रदर्शन किया, तो जो बातें कही, आगरा में वो भी आपके कार्यकर्ता नहीं थे। आगरा में अरुण माहौर भी हमारा कार्यकर्ता था, जो शांतिपूर्वक कई वर्षों से गौरक्षा कर रहा था। तो वो शांतिपूर्वक, कभी उसका कोई कहीं नाम नहीं आया। वो लिंचिंग में वो मारा गया, तो वो भी तो आगरा की घटना है जी, वो कहीं बाहर की थोड़ी है। दूसरा, पिछले 10 वर्षों में 120 लिंचिंग की घटनाएं थानों में रजिस्टर्ड हुई हैं और अखबारों में छपी हैं। और तब तक ये लिंचिंग शब्द 120 घटनाओं के बाद लिंचिंग शब्द नहीं आया। लिंचिंग शब्द अब नया तैयार किया हमने। तो वो 120 घटनाएं, तब मुझे तहसीन हमारे पूना वाले जो भी ध्यान नहीं आएगी, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। तभी शहजाद साहब हमारे नहीं गए सुप्रीम कोर्ट में, 120 घटनाएं बताता हूं। और वो सारी बंगाल में, बिहार में, लेकिन ये बीजेपी के लिए क्या ये खतरे की घंटी नहीं है? क्योंकि पीएम बार बार इस पर चिंता जता चुके हैं, बार बार वो कह चुके हैं कि गौ रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप ही का सहयोगी संगठन 5000 कमांडोज तैयार कर रहा है, धार्मिक सेना खड़ी कर रहा है जो कि गौ रक्षा का काम करेगा। तो ये खतरा तो बीजेपी के लिए भी है। पहले तो मैं बता दूं कि प्रवीण तोगड़िया जी बीजेपी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हाँ। तो अगर उन्होंने कुछ कहा भी है तो बीजेपी सरकार में होने के नाते बीजेपी का ये दायित्व है कि कानून और व्यवस्था को लेकर कहीं पर भी कोई लैप्स ना होने दे। हाँ। आज जो बात हो रही है कि बीजेपी की कॉम्प्लिसिटी की बात हो रही है, अगर आप जो है ये एक परसेप्शन से खेल रहे हैं, आज भी आपके पास कोई प्रमाण है कि कहीं पर भी हमने संरक्षण दिया है इन लोगों को? अभी नागपुर में एक इंसिडेंट हुआ था जहां की बीजेपी के एक कार्यकर्ता को पीटा गया था। अगर बीजेपी इन्वॉल्व होती तो ये जो है ये एक
आप एक सिंपल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के तौर पर इसको देखिए। कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि और इनके खिलाफ हमें एक्शन लेनी है। अगर आपको याद हो, इस नैरेटिव को आप डिस्टॉर्ट मत करिए। आज से 6-7 साल पहले आपने इसी तरह से नैरेटिव को डिस्टॉर्ट किया था। आपने एक टर्म यूज किया था हिंदू टेरर, और आज भी कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस बार आप नैरेटिव को डिस्टॉर्ट मत करिए, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है त्रिपाठी जी, छोटा सा जवाब छोटा नहीं हो सकता, बड़ी बात इन्होंने कही है। ठीक है, मैं दोनों लोगों की, विजय शंकर तिवारी जी की इनकी बात सुन रहा था। हाँ। सबसे पहली बात यह है कि क्या संविधान ये राइट देता है कि कोई अगर गो तस्कर है तो भी आप उसे लिंचिंग कर सकें? क्या संविधान ये राइट देता है, जो अभी ये बात कह रहे थे नागपुर में जो कार्यकर्ता बीजेपी का था, वो था तो मुस्लिम, टारगेट जिसको किया गया वो उन्हें नहीं पता रहा होगा। बेसिक चीज क्या है, आप जब स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम करते हो, आपका दोहरा चरित्र सामने आता है। आपने कोई भी इस सभ्य समाज में किसी भी प्रकार की लिंचिंग को जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन अगर किसी विचारधारा के पोषक लोगों के द्वारा समाज के किसी वर्ग विशेष पर जबरदस्ती उनको टारगेट बना करके काम किया जाएगा, तो समाज के एक अहम नागरिक और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें उस बात को सबके सामने लाना पड़ेगा। देखिए, होता यह है समीर भाई, इतने सालों में आप अगर देखने जाइए तो जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो इस तरह की चीजें क्यों नहीं होती थी? नहीं होती और थी। दूसरी चीज, मॉब लिंचिंग तो तब भी होती थी। नहीं, डेटा पेश किया है, मैं आपको बताता हूं। कम्युनिटी टारगेट करके नहीं होती थी। मैं आपको बताता हूं, कम्युनिटी टारगेट करके नहीं होती थी। देखिए, गोधरा इंसिडेंट हुआ, नहीं, जो संसद में डेटा पेश किया गया है वो है 2012 का। 2012 में 25 लोग इस देश में पीट कर मार दिए गए। 2013 में 18 लोग मार दिए गए। समीर भाई, ये सरकार की तरफ से डेटा पेश किया गया। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, उसका जवाब देता हूं। किसी भी लिंचिंग को सभ्य समाज में जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन जब स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम होता है और जब किसी कम्युनिटी विशेष को टारगेट किया जाता है, जैसे लव जिहाद में तमाम जगहों पर ये इंसिडेंट्स आए कि जबरदस्ती जो है वो घरों से खींच करके लोगों को बाहर निकाल करके उनको मारा गया, ह्यूमिलिएट किया गया, उठक बैठक कराई गई। अभी उस मौलाना को थप्पड़ मार मार के आपने जो है कहलवाया। ये जो इंसिडेंट्स हैं, और इसको आप नाम देते हैं कि जनाक्रोश का। तो जनाक्रोश का नाम तो आपने बाबरी मस्जिद की शहादत को भी दे दिया था। जनाक्रोश का नाम आपने गोधरा इंसिडेंट को भी दे दिया, जो इसमें पूरी तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम हुआ। और दूसरे मसलों पे ना जाएं, आज ही के मुद्दे पर है। शहजाद जल्दी से। समीर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं बहुत देर। समीर जी, विजय जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि लिंचिंग तो पहले भी हुई। बड़ा सही सवाल है। हमने डेटा कलेक्ट किया, जो 10 साल में सबसे ज्यादा लिंचिंग हुई है 2016 में इंडिया स्पेंड नाम की तंजीम ने इसका रिसर्च किया है। एनसीआरबी अभी डेटा कलेक्ट करने वाली है। वो 2016 में हुई और 2017 में 20 किस्से हो गए 6 महीने में, और इसमें से 97% केसेस 2010 से लेकर 17 तक 2014 के बाद हुए गौ रक्षा के नाम पे। पहला ये डेटा है। दूसरी बात, लिंचिंग पहले भी हुई, गलत थी, पर कभी पहले किसी लिंचिंग में हत्यारे के शव पे, और उस हत्यारे के शव पे जिसने एक एयरफोर्स वाले, जिसका बेटा एयरफोर्स में है, उसके शव पे तिरंगा लहराने का काम किसी मंत्री ने नहीं किया। कभी किसी प्रवीण टोगड़िया ने या कभी किसी उस ऐसे नेता ने यह बयान नहीं दिया कि लिंचिंग जायज है, जो आज गुलाब चंद कटारिया जी ने आज दिया है, जो भाजपा के नेता है। जब मोदी जी बोलते हैं कि लिंचिंग खराब है, तो अब भाजपा का नेता रामगढ़ में पकड़ा जाता है लिंचिंग में। तो ये पहले कभी नहीं हुआ। अगर कांग्रेस का नेता पकड़ा जाता, शहजाद पूनावाला उसके लिए भी वही मांग करता जो आज कर रहा है। पर यह बात हिंदू मुसलमान कांग्रेस बीजेपी की नहीं है। कल आपके लोग भी लिंच होंगे। मासू का कानून जो हमने लाया है कल, उसको 10-15 पार्टी सपोर्ट कर रही है। भाजपा के लोग इसमें नहीं लिप्त है, तो क्यों डर रहे हैं इससे? क्यों डर रहे हैं इससे? वीएचपी के लोग क्यों डर रहे हैं? एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, लेकिन सुनील सिंह साहब से ब्रेक के बाद मैं यह भी जानने की कोशिश करूंगा कि राज्य सरकारों की जो जिम्मेदारी की बात हो रही है, तो लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है,
तो राज्य सरकारें कैसे अपनी जिम्मेदारी से भाग सकती हैं? यह बात सही है कि बार बार केंद्र सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि वो राज्य सरकारों के सिर जिम्मेदारी मरने की कोशिश कर रही है, लेकिन राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी से कैसे पीछे हट सकती हैं? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। देश को बदनाम कौन कर रहा है मॉब लिंचिंग के नाम पर? एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हो रहे हैं हाजिर तमाम खास मेहमान बने हुए। तो मॉब लिंचिंग के नाम पर देश को बदनाम कर कौन रहा है, यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तुहिन सिन्हा बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है। तुहिन, ब्रेक से पहले शहजाद जिस बात का जिक्र कर रहे थे, इंडिया स्पेंड का जो डेटा सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पेश हुआ है, वो ये साफ करता है कि 8 साल में 97% जो घटनाएं हैं, जो 8 साल का पिछला डेटा है उसमें अगर हम टोटल घटनाएं उठाकर देखें तो 97% घटनाएं पिछले 3 साल की हैं, यानी आपकी सरकार बनने के बाद। एक बात तो ये, और दूसरी बात जो ये बदनाम करने की बात हो रही है, न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, उसमें लिखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के राज में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए खतरा पैदा हो गया है, जब से पीएम ने काम संभाला है तब से गौरक्षा के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, जिनमें से ज्यादातर एक खास धर्म विशेष के हैं। तो बदनामी तो हो रही है, तो आपके हिसाब से इस पर रोक कैसे लगाई जाए? पीएम इसको लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी हैं, 3 बार बहुत सख्त कड़े बयान भी दे चुके हैं, इमोशनल भी हो चुके हैं। अब इस पर रोक लगाए कैसे जाएगी, जबकि आप ही से जुड़ा हुआ संगठन जो है वो मानने को तैयार नजर नहीं आ रहा? वीएचपी का अगर मैं जिक्र करूं, बजरंग दल का जिक्र करूं तो देखिए, वो डेटा मैंने नहीं देखा है, इसलिए उस पर मैं इस वक्त टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन मेरा जो ऑब्जेक्शन है वो ये कहने पर है कांग्रेस का कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। स्टेट स्पॉन्सर्ड जो है, आप खुद ही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इसके खिलाफ सख्त है। हाँ, कभी कभी देश में ये सिचुएशन पैदा हो जाती है जब आपका जो है सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है। हालांकि आज भी मुझे यकीन है कि कानून अपना काम कर रही है। अगर आपको संरक्षण की जब आप बात करते हैं कि इनको संरक्षण प्राप्त है या स्टेट स्पॉन्सर्ड होने की बात करते हैं, वो गैर जिम्मेदार बयान है। ये स्टेट स्पॉन्सर तो आपने 2002 को भी कहा था, और उसका जो है आपने देखा कि हश्र क्या हुआ है। हाँ, ये निंदा की बात है, उस पर एक्शन ली जा रही है। आज के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो है मुझे यकीन है कि स्टेट जो है और भी ज्यादा सक्रिय होंगे। जहां तक एक और बात का मैं जवाब देना चाहता हूं, जहां तक मासूका का सवाल है, शहजाद पूछ रहे थे कि मासूका क्यों ना लाया जाए। क्या आप साबित कर सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो इनएडिक्वेट हैं? अगर आप साबित कर दें, कई बार जो है लोग जस्ट अपने जो है सेल्फिश मोटिव्स के लिए नाम कमाने के लिए करते हैं कि एक लॉ आया जा रहा है, लेकिन एग्जिस्टिंग लॉज जो है वो एडिक्वेट हैं और उनको इंप्लीमेंट किया जाएगा। यही कारण है कि आप मासूका को हम नहीं एक्सेप्ट। शहजाद, जवाब दे दीजिए इसका जवाब। मासूका की जरूरत क्या है? क्या जो मौजूदा कानून है उन्हें ठीक से लागू करवा पा रहे हैं हम? आईपीसी में दलितों पे अत्याचार किया होता तो उसके खिलाफ प्रोविजंस थे, फिर भी प्रिवेंशन ऑफ SC/ST एक्ट स्पेशल कानून लाया। आईपीसी में महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया, उसके लिए कानून था, फिर भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया। स्पेशल एक्ट तब लाया जाता है जब नॉर्मल प्रोविजन से कुछ सॉल्व नहीं होता है प्रॉब्लम। जैसे इस मामले में कॉम्पनसेशन, जैसे जुनैद के मामले में विटनेस नहीं था तो विटनेस प्रोटेक्शन, जैसे रविंद्र के मामले में अभी भी अरेस्टिंग किसी की नहीं हुई है तो पुलिस व्यवस्था पे शिकंजा कसना, जैसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है जिसकी वजह से लोग छूट जाते हैं, उस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लीगल प्रोसेस को बंद करना, सोशल मीडिया पे जो फैलाया जाता है उसके ऊपर कार्रवाई के लिए मांग करना, ये सारे प्रोविजन, ये प्रावधान इस कानून में है और स्पेशल जज बिठाया जाएगा इसको देखने के लिए। और अगर इस कानून में ये भी प्रावधान है 30 दिन के अंदर 25 लाख कॉम्पनसेशन, चाहे रविंद्र हो, चाहे जुनैद हो, चाहे आयु पंडित हो, मॉब लिंचिंग हुई 25 लाख आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा ताकि आप केस लड़ सको, ताकि आपके परिवार को सशक्त रखा जा सके। ये कहां है आईपीसी में प्रावधान? ठीक है, आईपीसी में अभी सारे कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। अगर आपने किसी को थप्पड़ मारा नॉन कॉग्निजेबल है, यहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। अगर भीड़ ने आपको थप्पड़ वप्पड़ मारा तो आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। तो ये सारे आईपीसी में नहीं है सर, और जो ट्रेंड है वो बढ़ रहा है। मोदी राज में लिंचिंग का ट्रेंड बढ़ रहा है, इसलिए नए कानून की जरूरत है। सुनील सिंह, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र सरकार ने फिर यह बात रिपीट की और प्रधानमंत्री पहले भी इस बात को कह चुके हैं कि राज्य सरकारें जो है वो सुनिश्चित करें कि कार्रवाई हो ऐसे लोगों के खिलाफ, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आपके हिसाब से क्या स्टेट गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी नहीं बनती? और अखलाक का केस जिसको लेकर
इतना ज्यादा मामला आगे बढ़ा और इंटॉलरेंस की एक डिबेट पूरी शुरू हो गई देश के अंदर, उस वक्त तो यूपी में आपकी सरकार थी, क्यों नहीं रोका जा सका? और अब सारा जिम्मा बीजेपी के सिर क्यों? नहीं, मैं केवल एक चीज कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने 3 बार जिस चीज की अपील की हो, या तो ये देश उनकी बात नहीं मान रहा है, या जिस प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके मुख्यमंत्री अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात नहीं मान रहे हैं। मुझे तो केवल एक बात याद आ रही, गांव की एक कहावत थी कि चोर से कहो चोरी करते रहो और साहूकार से कहो जगते रहो। एक तरफ आप कहते हैं, निंदा करते हैं, एक तरफ आप दुख व्यक्त करते हैं, एक तरफ आप भावुक हो जाते हैं और दूसरी तरफ घटनाएं होती रहती हैं। आप भावुक हो रहे हैं, निंदा कर रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद और ये बजरंग दल के लोग 5-5 हजार लोगों को कमांडो ट्रेनिंग देकर के उनको भर्ती करा रहे हैं। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं और ये जो गौरक्षक के ठेकेदार हैं बजरंग दल के, इनसे पूछना चाहता हूं, आप संगठन चला रहे हैं, आप गौरक्षक के लिए क्या कर रहे हैं? आपने गाय के लिए क्या किया? आपके संगठन ने गाय के गौशाला कितने बनवाए? जो बूढ़ी गाय हो जाती हैं उनके लिए क्या व्यवस्था किया? जो बीमार हो जाती हैं उनकी दवाई की व्यवस्था क्या करते हैं? केवल गौ माता गौ माता गौ माता, बस उस पर राजनीति करोगे, काम कुछ नहीं करो। दरअसल ये जो भारतीय जनता पार्टी के और इनके संगठन के लोग हैं ये वाणीवीर हैं, बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं, इनसे काम कुछ मत कराइए। हिंदू मुसलमान की बात करनी हो तो उस पर राजनीति करने लगेंगे। मैं कह रहा हूं कि जब भारत माता की लड़ाई जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन विजय जी उससे पहले मौलाना सूफियान निजामी ये जो बार बार बात कही जा रही है कि ये जो डर की बात की जा रही है कि एक खास तबके में डर है, सवाल है, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, जो भी ये लोग कर रहे हैं उससे एक तबके में डर है बार बार। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से इस डर को खारिज किया जा रहा है कि ये डर सिर्फ विपक्ष दिखाने के लिए पैदा कर रहा है, ऐसा कुछ डर है नहीं। आपके हिसाब से क्या है? जो आप अपने आसपास असलियत देख रहे हैं, जो आप एनालाइज कर रहे हैं हालात को, वो आपके हिसाब से क्या है? ये डर है क्या? सूफियान निजामी साहब। अच्छा, देखिए समीर भाई, माफ कीजिएगा आवाज़ देर में पहुंची और मैं सवाल नहीं समझ पाया। हाँ। देखिए समीर भाई, सबसे पहली बात यह है कि अगर ये ऐसी स्थिति ना होती और ऐसा सिचुएशन ना होती तो आज जो या कल जो सर्वदलीय बैठक हुई है दल की, उसमें इस मसले को ना उठाया जाता। हाँ। मॉब लिंचिंग चूंकि हो रही है, गाय के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है और एक रिएक्शन जो नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है अभी भी एक मौका है कि वो रिएक्शन ना हो, उसको किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया जाए, ये चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी। मॉब लिंचिंग, गौ रक्षा के नाम पर यकीनी तौर पर लोगों की जान ली जा रही है, इसीलिए वजीर आजम साहब ने, प्रधानमंत्री ने इसको सीरियस लिया। जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये पहले भी होता था, अब नहीं होता है, वो पहले भी, देखिए ये कोई लॉजिक नहीं होता है कि जो काम पहले हो रहा था, आप तो ये कहते हैं कि साहब हम रक्षा करेंगे, हम हिफाजत करेंगे, तो आपकी तो प्रायोरिटी इस बात पर होनी चाहिए कि जो लोग भी आपके अंडर में आते हैं, जितनी भी तंजीमें, जितनी भी कम्युनिटी, जितनी भी समाज के लोग आपकी मातहत में हैं, आपकी गवर्नमेंट के अंडर में हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, आप उसको तरजीह दें कि उसकी हिफाजत किस तरह की जाए। मैं सिर्फ इस बात को यह कह सकता हूं कि यह सिर्फ एक रिएक्शन है। जब आप कहते हैं कि रामजादे और हरामजादे, जब आप कहते हैं कि जो मोदी को वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान चला जाए, जब आप कहते हैं कि अगर हिंदू की एक लड़की को कोई मुसलमान शादी करता है तो मुसलमानों की 100 लड़कियों को भगा ले जाया जाए, तो ये एक जहर है जो आपने बोया है, आपके नेताओं ने बोया है, आपके लोगों ने बोया है, और आज मैं समझता हूं कि आवाम के अंदर वो जहर पहुंच चुका है और उसको फिर भड़काने के लिए विश्व हिंदू परिषद हो या दूसरी तंजीमें हो, 5-5 हजार लोगों को इकट्ठा करके उनको सिर्फ इस बात की ट्रेनिंग दे रही हैं कि आप मुसलमानों के साथ किस तरह का मामला करें। देखो संकट है, मैं पहले तो एसपी स्पोक्स पर्सन की बात की जवाब देता हूँ। सुनील सिंह जी, आपको शायद ध्यान नहीं होगा, विश्व हिंदू परिषद की अपनी देश भर में 400 गौशालाएं चलाते हैं
और 1500 गौशालाएं हमारे कार्यकर्ता चलाते हैं जो हमारे माध्यम से चलती हैं। और कुल मिलाकर के आपकी जानकारी नहीं तो लगातार इस काम को हम करते हैं कि अधिक से अधिक गायें जो सड़क पे हैं उनको लाया जा सके, क्योंकि सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठन की अपनी एक सीमा होती है और उसको अधिक से अधिक कैसे हम बचा सकें, कैसे कैसे गौशालाएं बना सकें, इस काम को हम करते हैं। शायद आपकी जानकारी नहीं होगा, ये बता देता हूँ। दूसरी बात, अभी सुफियान साहब कह रहे थे तो मैं एक उदाहरण देता हूँ कि कष्ट क्यों है। कष्ट इसलिए है कि मुजफ्फरनगर में एक पिछले साल घटना हुई, आपको ध्यान में होगा, और एक ही घटना में दो प्रकार के लोग, एक हमारे मुस्लिम बंधु थे और एक सुरेश राणा थी, नाम ले लेता हूं मैं। तो सुरेश राणा जी को जेल के अंदर बंद कर दिया था और दूसरे उनको हेलीकॉप्टर में बिठा करके लखनऊ बुला दिया जाता है। तो अब चूंकि वो जो प्रायोरिटी थी वो शायद प्रायोरिटी नहीं मिल रही है। कष्ट इस बात का है, कष्ट और कोई नहीं है। ये जो कष्ट हो रहा है कि ये मॉब लिंचिंग, अब मैं बताता हूं आपको, आगरा में सुनील जी बैठे, आगरा में 2016 में विजय शंकर साहब, आपके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती है कि अगर किसी सरकार ने किसी को प्रायोरिटी दी तो हम ये लॉजिक नहीं होता साहब। अगर आपकी नजर में सुरेश राणा या कोई और है तो मैं आपका स्वागत करूंगा। कि आप मुसलमानों को मारेंगे, आप मुसलमानों का कत्ल करेंगे, कोई गाय लेके जा रहा होगा उसको मार देंगे, ये कोई लॉजिक नहीं होता। अभी आप कह रहे हैं कि प्रायोरिटी नहीं दी गई इसलिए कष्ट है, तो आप इसका मतलब ये है कि सिर्फ प्रायोरिटी न देने की वजह से मुसलमानों की जान ले लेंगे। बिल्कुल गारंटी है कि किसी प्रकार की अवसाद अपवाद एक भी ऐसी घटना नहीं करेंगे वो जो देश और समाज के खिलाफ हो, मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन जब हो जाएगी तब आप कहेंगे हमारे कार्यकर्ता ही नहीं, एक भी घटना नहीं मिलेगी आपको। मैंने कहा गमछा डालकर बजरंग दल का कार्यकर्ता, मेरा एक सवाल कैसे होता है आप बताइए। ऐसे तो आप हर मामलों से पल्ला झाड़ लेंगे। भाई विजय जी देश में मेरे मन में एक सवाल है, केवल उसका आप जवाब दे दीजिए। ठीक है विजय जी, त्रिपाठी जी, गांधी जी की हत्या, महात्मा गांधी की हत्या से लेके आज तक यही होता रहा है समीर जी, कि इनके संगठनों के द्वारा हत्याएं की जाती हैं और चूंकि ये कोई रसीद इशू नहीं करते, तो जब कोई इनका कार्यकर्ता इस तरह की किसी आपराधिक घटना में लिप्त होता है वो उससे अपने आप को पल्ला झाड़ लेते हैं। आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, जिस योगी आदित्यनाथ जिस पीठ के हैं, उनके सुपर सीनियर जो पीठाधीश्वर थे दिग्विजय नाथ जी, उन्होंने गांधी जी की हत्या के 3 दिन पहले गांधी जी की हत्या का फरमान तक जारी किया था। और जो प्रधानमंत्री जी अभी की बात कीजिए, आंसू बहा रहे हैं और वो कोई इंप्लीमेंटेशन स्टेट्स में नहीं हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इसी तरह जब गोधरा इंसिडेंट हुआ था और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि राजधर्म का पालन नहीं हुआ, और उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे जहां यह घटना हुई, लेकिन उन्होंने राजधर्म का पालन नहीं किया और न उसका उन्हें अपने ऊपर लिया। ठीक है, तो ये जो स्थितियां जो प्रिवेल कर रही हैं, ये पूरी तरह से स्टेट के, जब आप जो अभी मौलाना साहब कह रहे थे, मैं उस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जब आप इस तरह के समाज में वैमनस्यता फैलाने वाले लोगों को रिवॉर्ड करते हो, गिरिराज सिंह को आप केंद्रीय मंत्री का पद देते हो, साध्वी नीलांजना जिन्होंने रामजादे वाला बयान दिया था उनको आप केंद्रीय मंत्री बनाए हुए हो, योगी आदित्यनाथ जो विवादित बयानों के लिए लव जिहाद जैसे जाने जाते हैं, आप उनको ले आकर के जो है उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाते हो। ठीक है, तो इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। आप रिवॉर्ड करते हो तो इस तरह की घटनाएं आपके राज्य में होंगी। ठीक है, तो इनसे ना देखिए, त्रिपाठी जी जो हैं वो इतिहास में जा रहे हैं क्योंकि वर्तमान का तथ्य उनके पास बहुत कमजोर है। अगर कांग्रेस के इतिहास में जाएं तो इतने स्केलेटन्स निकलेंगे, इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अगर सीरियस है इस बात पर तो लोग उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। ये इस बात को साबित करता है कि जो इस तरह की हिंसा में शामिल है वो कभी सरकार का या बीजेपी के हितैषी वो नहीं हो सकते, वो बीजेपी के दुश्मन हैं। ये इस बात को साबित करता है। प्रधानमंत्री ने अपने दुश्मनों पर हमेशा विजय प्राप्त की है और ये जो वर्तमान संकट है ये भी मैंने दूसरी बात भी एक कहावत बताई थी, वो भी बता दो। शहजाद इसका जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं ये बीजेपी के ही लोग हैं, तुहिन कह रहे हैं कि ये बीजेपी के दुश्मन है जो ऐसा कर रहे हैं। देखिए, एक बात मैं ऐड कर दूं, बीजेपी जो है आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, बहुत सारे लोग ऐसे शामिल हुए हैं 1-2 साल में जिनका कि हमारी आइडियोलॉजी से कोई नाता नहीं। ठीक है, शहजाद
हमारा उसमें कोई वश नहीं है। शामिल क्यों किया? अगर आप आइडियोलॉजिकल बात करते हो, आइडियोलॉजी पार्टी की बात करते हो, तो आपको उन लोगों को पार्टी में शामिल नहीं करना चाहिए ना। 100 साल पुरानी पार्टी चला रहे हैं, अगर कार्यकर्ता हैं, अगर वो आपकी पार्टी के नेता हैं, तो उनके द्वारा किया जा रही चीजें भी आप 100 साल पुरानी पार्टी, आपको इतना पता होना चाहिए कि हम बायोडेटा नहीं देखते हैं शामिल करने के पहले, हम इंटरव्यू नहीं लेते हैं। आप कांग्रेस में कितने लोग शामिल किए, कितने के पासपोर्ट चेक किए आपने? त्रिपाठी जी, लोगों पर आरोप लगाती थी, हम दूसरे डायरेक्शन में चले जाएंगे। गंगा नहा लेते हैं। एक मिनट त्रिपाठी, डाउट हो रहा है कि कांग्रेस ने 60 साल राज्य किया है। शहजाद पूनावाला, इसका जवाब दीजिए। तुहिन ने जिस बात का जिक्र किया कि ऐसे लोग जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, वो बीजेपी के भी दुश्मन है। आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी के साथी हैं। ऐसा है कि पहले मुझे बताइए, ये विजय जी बोल रहे कि हमारे लोग नहीं है। ये कन्विक्शन हुई है बजरंग दल के मेंबर की, जिसका नाम था दारा सिंह, उसकी कन्विक्शन हुई है मर्डर में। अब वो बोलेंगे वो हमारा नहीं, वैसे ही जो भी इनका निकलता है तो बोलते हैं हमारा नहीं। कार्यकर्ता नहीं था। अच्छा, अब वो नहीं था, कोर्ट ने कहा, पर आप कह रहे नहीं था, कोर्ट ने कहा। अच्छा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, सुन तो लीजिए जी शहजाद, सुन लीजिए। नहीं शहजाद भाई, अब मेरी बात सुनिए, बोलिए, मैं उसमें कोई प्रधान सुनिए, आप बात करिए अपनी। वो छोड़ दीजिए, चलिए छोड़ दीजिए, चलो हाँ चलिए। मैं कह रहा हूं हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गौ रक्षा के नाम पे गौ गुंडागर्दी जो हो रही है खराब है, ठीक है। हाँ। वीएचपी के प्रवीण तोगड़िया कह रहे हैं कि इनकी बातें मत सुनो, अपना काम करते रहो। अब भाजपा कह रही है हमारे साथ नहीं है, हमारे दुश्मन है, तो भाजपा इन पे क्या कार्रवाई कर रही है? भाजपा प्रवीण तोगड़िया का खंडन कर दो, तुम्हारे दुश्मन है ना, तो बोलो प्रवीण तोगड़िया ये गुंडागर्दी कर रहा है, ये गलत कर रहा है, बोलो। एक बार शहजाद भाई, आप नाम भी ठीक से लीजिए। आप ये गलत कर रहे हैं, आप बिल्कुल नाम विजय जी, क्या हो गया? बिल्कुल ना, गलत बात नहीं, किसी नेतृत्व नहीं, एक बात देखो, किसी भी नेतृत्व के नेता को आप जिस ढंग से बात करते हैं, आप बिल्कुल बात नहीं कर सकते। प्रवीण तोगड़िया मेरे प्रधानमंत्री को चैलेंज करेगा तो वो गुंडा कहलाएगा, वो गुंडा कहलाएगा। बिल्कुल स्वीकृत नहीं है। अगर आप दंगाइयों को नहीं रोक सकते, अगर आप दहशतगर्दी फैलाने वालों को नहीं रोक सकते, सज्जन कुमार कौन है? टाइटलर कौन है? आप बताइए, आप जवाब दीजिए। टाइटलर और सज्जन कौन है? सज्जन कुमार कौन है? अब्बास साहब, ये कौन है? गुंडे हैं ना आपकी पार्टी के? अब्बास साहब 1984 में इन्होंने पूजा की थी, दान दिया था। चलिए वक्त खत्म हो गया है, वक्त खत्म हो गया है। लेकिन तुहिन मैं 10 सेकंड में चाहूंगा, सरकार की तरफ से क्या एश्योरेंस मिल सकता है कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, कांग्रेस जो है 100 साल पुरानी पार्टी है, 60 साल रूल कर चुकी है। प्रधानमंत्री एक सुपरमैन हम मानते हैं वो है, लेकिन एक बटन प्रेस कर दे और कल जो है बंद हो जाए, वो नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ी रियलिस्टिक हो के आप 60 साल सरकार में रह चुके हैं, ऐसे बात करिए कि आपको भी तजुर्बा हो, ऐसा ना लगे कि आप जो है प्रवक्ता के तौर पे भी ये आ गया कि आप करते रहिए। अभी इमीडिएट हमें खुशी है कि आप मोदी जी को सुपरमैन मानते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं इस बात को। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद यही रहेगी कि आगे ऐसी कोई घटना हमें सुनने को ना मिले। उम्मीद यही रहेगी, और जो राज्य सरकारें हैं वो भी अपने कर्तव्य का पालन करें, और केंद्र सरकार की तरफ से जो सीरियसनेस नजर आनी चाहिए वो भी हमें नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, त्रिपाठी जी, शहजाद पूनावाला साहब, तुहिन, सुनील सिंह साहब, विजय शंकर तिवारी जी, मौलाना निजामी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।